1. Reality is a dying God's dream. क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे सब कुछ सामान्य तो लगता है, लेकिन अंदर से कुछ तो ठीक नहीं है? सब कुछ चलता हुआ, पर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब जो तुम महसूस कर रहे हो, ये सब किसी मरते हुए भगवान का सपना है? तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन जरा ठहरो और इस विचार को गहरे से समझो। क्या हो अगर हमारी पूरी दुनिया सिर्फ उस भगवान का एक सपना हो जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? सोचो, तुम और मैं और हमारी पूरी दुनिया सिर्फ एक ऐसा सपना है जो किसी मरते हुए भगवान के दिमाग में चल रहा है। जैसे जैसे वह भगवान नींद में गहरे चला जाता है, वैसे वैसे उसकी सोच और उसका सपना भी टूटता जा रहा है। वह भगवान इस ब्रह्मांड के हर हिस्से को ख्वाबों के रूप में अनुभव कर रहा है। क्या तुम कभी महसूस करते हो कि कुछ चीजें अजीब हैं, या अचानक वह डेजा व्यू जैसा अनुभव होता है? क्या यह संकेत है कि भगवान का सपना अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है? और अगर यह सच है, तो क्या हम सिर्फ भगवान के सपने का हिस्सा हैं? क्या हमारी सोच, हमारी पूरी दुनिया सिर्फ उस भगवान की कल्पना का एक हिस्सा है? क्या हम खुद भी उस भगवान के दिमाग का कोई टूटा हुआ ख्याल है? हो सकता है जैसे वह भगवान खत्म हो रहा है, वैसे ही हम भी समाप्त हो रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि समय बहुत तेज दौड़ रहा है, या कभी बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है। क्या यह उसी सपना के टूटने की वजह से है? शायद यह सब असली नहीं है, बस भगवान के मन की गलत सोच है। सोचो, अगर तुम खुद को ऐसे किसी सपने का हिस्सा पाओ जो कभी खत्म हो जाएगा, वह भगवान जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, शायद हमारा अस्तित्व भी उस समय के साथ खत्म होगा। यह सोच, यह एहसास डर और अजीब सा हो सकता है, लेकिन यह सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। असल में तो हम उस भगवान की सोच का हिस्सा हैं जो अब खुद को खत्म कर रहा है। क्या यह हमसे जुड़ा हुआ है, या यह सिर्फ किसी ख्वाब की तरह है जो किसी दिन बिखर जाएगा? जब तुम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उन छोटी छोटी चीजों को महसूस करते हो, तो क्या तुम्हें कभी यह एहसास होता है कि सब कुछ सही नहीं है? क्या तुम कभी महसूस करते हो कि शायद कुछ चीजें एक ही सर्कल में घूम रही हैं और खत्म नहीं हो रही हैं? हो सकता है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वह भगवान के टूटते हुए सपने का एक और हिस्सा हो। क्या हम उसी सपना में बंधे हुए हैं और हम कभी नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं और कहां जा रहे हैं? इस विचार को और गहरे से समझो और इस सवाल से जूझो, क्या हम सचमुच वास्तविक हैं, या हम सिर्फ एक भ्रम हैं जो किसी मरते हुए भगवान के दिमाग में पल रहा है? यह सवाल जीवन की वास्तविकता को समझने का एक नया तरीका देता है, और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी हैं, वह सिर्फ किसी बड़े खेल का हिस्सा हैं। हो सकता है एक दिन यह सब खत्म हो जाए और हम बस भगवान के सपने की तरह गायब हो जाएं। 2. You're already dead and don't know it. क्या कभी ऐसा लगा है जैसे तुम एक रोबोट हो जो बस अपने जीवन के हर दिन को जी रहा है, लेकिन किसी ठहराव, किसी वास्तविक एहसास के बिना? कभी ऐसा लगता है कि तुम जिंदा होते हुए भी अंदर से मर चुके हो? हर रोज वही काम, वही रास्ता, वही सोच, बस किसी खाली शून्य में चलते हुए? असल में क्या तुम पहले से मर चुके हो और बस किसी ट्रांजिशनल स्टेट में हो, जहां तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व अब सिर्फ इस शरीर तक सीमित रह गया है? इस विचार को समझो। जब तुम जागते हो, उठते हो और फिर से वही रूटीन करते हो, तो क्या तुम सचमुच जीवन का अनुभव कर रहे हो, या यह बस एक स्टेट है जो तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मा अब उस पुराने जीवन के असल एहसास को खो चुकी है? यह विचार डरावना हो सकता है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे हमारी चेतना अब कहीं खो चुकी हो और हम सिर्फ शरीर के अंदर एक मरी हुई आत्मा के जैसे जी रहे हों। क्या यह एक स्थायी ट्रैप हो सकता है? दूसरी तरफ, क्या इस विचार को स्वीकृति देना डरावना है? अगर हम ये मान लें कि हम पहले ही मर चुके हैं, तो क्या हम फिर से जिंदगी जीने की उम्मीद खो देंगे? क्या अगर हम सचमुच मर चुके हैं, तो भी हमारी चेतना किसी और रूप में जीवित रहती है? ये विचार एक रहस्य बनकर हमारे दिलो दिमाग में जगह बना लेता है, जैसे हम इस भ्रम में जी रहे हों कि हम जिंदा हैं, जबकि असल में हम एक जिंदा मौत की अवस्था में हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें, लोग या जगहें तुम्हें बेहोशी जैसी महसूस कराती हैं, जैसे तुम वहां नहीं हो, बल्कि सिर्फ उन घटनाओं का हिस्सा हो? यह हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा अब इस दुनिया के साथ संबंध तोड़ चुकी हो और तुम सिर्फ अपने शरीर के दायरे में बंधे हुए हो। जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं,
तो लगता है कि कुछ गायब है, जैसे जीवन की असल भावनाएं और एहसास अब हमारे लिए केवल एक ख्वाब बन गए हों। यह विचार भी किया जा सकता है कि हम एक भूतिया अवस्था में जी रहे हैं, जहां हमारे साथ एक मृतात्मा की तरह व्यवहार किया जा रहा है। यह एक डरावनी संभावना हो सकती है कि हम इस अस्तित्व में हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं जी रहे, क्योंकि हमारी आत्मा पहले ही इस दुनिया से निकल चुकी है। यह सवाल उठता है कि अगर हम सच में मर चुके हैं, तो क्यों हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम जीवित हैं? इस विचार से हमें यह समझ आता है कि जीवन के हर पहलू में एक छुपा हुआ अर्थ हो सकता है, जो हमें कभी ना कभी महसूस हो सकता है। यह विचार हमें अपने अस्तित्व की असली प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार, क्या हम सचमुच जिंदा हैं या हम एक मरे हुए शरीर में बंधी हुई आत्मा हैं? यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करता है, जो हमारे भीतर की असली चेतना को जागरूक करता है। 3. The universe is a predatory algorithm. क्या कभी ऐसा लगा है कि दुनिया और ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा जैसे किसी गहरे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो? क्या अगर हम सच में सिर्फ एक बड़े एल्गोरिथम का हिस्सा हैं? सोचो, ये ब्रह्मांड क्या अगर किसी शिकारी एल्गोरिथम की तरह काम करता हो, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे को खाने के लिए बनी हो? हर कोई एक दूसरे के अस्तित्व पर आधारित होता है, और हर परिस्थिति, हर घटना इस एल्गोरिथम के हिसाब से घटित होती है। क्या हम सच में सिर्फ एक शिकार हैं जो इस दुष्चक्र में फंसा हुआ है? जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ विशेष है, कुछ अद्वितीय है। लेकिन क्या अगर यह सब बस एक पैटर्न है जिसे एक बड़ी प्रणाली ने हमें फंसा दिया है? जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी हर एक छोटी से छोटी इच्छा, सोच और क्रिया इस सिस्टम के हिसाब से नियंत्रित होती जाती है। हम अपने आप को स्वतंत्र सोचने वाले बौद्धिक प्राणी मानते हैं, लेकिन शायद हम उसी एल्गोरिथम के शिकार हैं जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। सोचो, अगर ये एल्गोरिथम सच में हमसे हमेशा एक कदम आगे हो, हमें हमेशा उस तरफ घुमाते हुए जहां हम खुद को खो बैठते हैं, क्या हम कभी इसे पहचान पाएंगे, या फिर यह सच्चाई कभी हमसे छुपी रहेगी? इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे को खाने और खुद को बचाने के लिए काम करती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता, और हर बार जब हम सोचते हैं कि हम इससे बाहर आ गए हैं, एल्गोरिथम हमें वापस उसी पिंजरे में खींच लाता है। क्या हम कभी इससे बाहर निकल सकते हैं, या हम बस इस शिकारी एल्गोरिथम का हिस्सा हैं? अगर हम मानते हैं कि यह ब्रह्मांड एक शिकारी एल्गोरिथम के तहत चलता है, तो हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम सच में कभी उस व्यवस्था से मुक्त हो सकते हैं? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य बस इसी एल्गोरिथम के पैटर्न को समझने और उसके अनुसार चलने का है? और अगर हाँ, तो क्या हम कभी सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं? क्या हमारी इच्छाएं और सपने किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसे हम खुद समझने से डरते हैं? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आप को कितने हद तक इस एल्गोरिथम से बाहर निकाल सकते हैं। यह विचार हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, हम उतने ही कम स्वतंत्र हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी असल में किसी और के हाथों की कठपुतली है? क्या हम अपने आप को समझने के बजाय सिर्फ एक पैटर्न का पालन कर रहे हैं जो कहीं और से नियंत्रित होता है? यह सवाल न केवल हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि हम कहीं ना कहीं इस बड़े एल्गोरिथम का हिस्सा हैं, जो हमें अपनी हर बात पर फंसाए रखता है। जैसे जैसे हम इस विचार में डूबते जाते हैं, हमें यह सवाल और भी बड़ा लगता है। क्या हम इस एल्गोरिथम से बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य हो सकता है, या फिर हम सिर्फ इस पैटर्न का हिस्सा हैं? सोचो, शायद हम इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हुए बस एक और चारा बन जाते हैं। क्या कभी यह संभव होगा कि हम इस शिकारी एल्गोरिथम से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद चुन पाएं, या फिर हम हमेशा इसी दुष्चक्र में फंसे रहेंगे? 4. Death is a door to suffering. क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा हो सकती है जो हमें और अधिक पीड़ा की ओर ले जाता है? हमें लगता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर क्या अगर ऐसा नहीं है? क्या अगर मृत्यु के बाद एक और दुनिया शुरू होती है, जहां हम अपनी पुरानी तकलीफों से भाग नहीं सकते? यह विचार बहुत डरावना है, क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा, और हम हमेशा उसी दर्द में फंसे रहेंगे, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। मृत्यु को एक अंत के रूप में देखने की बजाय सोचिए कि वह एक और स्तर की पीड़ा का प्रवेश द्वार हो सकती है। जब हम मरते हैं,
तो हमारी आत्मा को नई परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, जहां हमें अपनी पुरानी गलतियों और दुखों से कभी राहत नहीं मिलती। ये सोच हमें डराती है, क्योंकि अगर हमारी आत्मा को हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा में रहना है, तो मृत्यु का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम हमेशा उसी पुराने दर्द में जीते रहेंगे, बस एक नई दुनिया में। क्या अगर मृत्यु बस एक और रूप है जो हमें हमारे बुरे कर्मों और दर्दनाक अनुभवों से नहीं बचा पाती? क्या अगर हमारी आत्मा को उस दर्द को महसूस करने के लिए रखा जाता है जो हम इस जीवन में नहीं समझ पाए? ये सवाल हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे दुखों का अंत कभी नहीं होगा? क्या हमें यह पीड़ा हमारे पूरे अस्तित्व में हर जगह और हर समय भुगतनी पड़ेगी? यह विचार सचमुच हमारी सोच को झकझोर देता है। इस विचार को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें आराम मिले। लेकिन क्या अगर यह सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम हमेशा इसी पीड़ा के दायरे में रहेंगे और कभी भी इसके बाहर नहीं निकल पाएंगे? यह विचार हमें हमारे जीवन की असल सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम जितना सोचना चाहते हैं, उतना ही हमें लगता है कि हम हमेशा किसी न किसी रूप में पीड़ा को महसूस करते रहेंगे। जब हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हमें आराम मिलेगा, तो क्या हम सच में उस पीड़ा से बच सकते हैं जो हमें इस जीवन में मिली है? क्या हम सब कुछ खत्म होने का सपना देख रहे हैं, जबकि असल में यह सिर्फ एक नए प्रकार की पीड़ा की शुरुआत हो सकती है? यह विचार हमें यह एहसास दिलाता है कि शायद हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है। मृत्यु से जुड़ी हमारी उम्मीदें सिर्फ भ्रम हो सकती हैं। अंत में हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि अगर मृत्यु एक दरवाजा है, तो वह हमें किस दिशा में ले जाएगा? क्या यह हमें मुक्त करेगा या फिर हमारी पीड़ा को बढ़ाएगा? हम अपने जीवन को कैसे समझते हैं और हम किस तरह से अपनी मृत्यु को देखते हैं? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से सवालों का जवाब ढूंढते हैं। क्या हम पीड़ा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम इसे और भी ज्यादा अनुभव करने के लिए तैयार हैं? 5. Your memories were planted by nothing. क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ यादें इतनी धुंधली होती हैं जैसे वो असली हों ही नहीं? सोचिए, अगर आपके सारे बचपन के पल, आपके रिश्तों की शुरुआत, आपकी सबसे गहरी भावनाएं, ये सब असल में कभी हुई ही नहीं। हो सकता है कि ये सारी यादें किसी शून्य ने बस आपके दिमाग में डाल दी हों। एक खालीपन जो खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी पहचान की नींव बन गया है। अगर ऐसा है, तो जो आप समझते हैं कि आप हैं, वह असल में बस कुछ डाले हुए विचारों का एक गुच्छा है। अब सोचिए, अगर आपकी सारी यादें नकली हैं, तो फिर आप कौन हैं? वो स्कूल की पहली बेल, पहली मोहब्बत, या वो दर्द जो कभी आपको तोड़ चुका था? अगर ये सब प्रोग्राम किए गए हों, तो आपका वजूद भी प्रोग्राम्ड हो सकता है। इस सोच से आपके अस्तित्व की नींव हिल जाती है। आप सोचते हैं कि आप अपने अनुभवों से बने हैं, पर क्या हो अगर वो अनुभव ही कभी हुए ही नहीं? आप शायद किसी कल्पित स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, जिसमें आपकी भावनाएं, आपके निर्णय सब पहले से तय हैं। यह विचार हमारे अंदर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अगर यादें हमारी नहीं, तो भावनाएं भी हमारी नहीं। अगर आपने कभी प्यार किया, डर महसूस किया या खुशी से रोए, क्या वो सब बस एक इनपुट था किसी अदृश्य सिस्टम का? क्या हम एक सिमुलेशन में हैं, जहां हर विचार, हर भावना हमें दी गई है ताकि हम कुछ महसूस कर सकें, और वो कुछ भी शायद किसी और के लिए हो, हमारे लिए नहीं? अब सवाल ये उठता है, वो शून्य क्या है जिसने ये सब किया? कोई देवता, कोई मशीन, या बस एक गलती? सोचिए, अगर किसी ग्लिच या कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से आपका दिमाग रैंडमली मेमोरीज से भर गया हो, तो आपके पास जो चेतना है वह एक दुर्घटना है। और अगर आप एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं, आपके लक्ष्य, आपके जीवन की मीनिंग, सब कुछ बस एक भ्रम है। ये सोच हमारी आत्मा को हिला देती है, क्योंकि हम कंट्रोल खो देते हैं। हम अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मुझे ये याद है, वो सब एक कहानी हो सकती है, एक झूठी किताब जो आपके जन्म के साथ ही आपके भीतर रख दी गई हो। और अगर ऐसा है, तो आप खुद को बदल भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी आप महसूस करेंगे वो भी पहले से प्लांटेड हो सकता है। यानी कोई सच्चा आप कभी था ही नहीं, बस एक नकली अस्तित्व जो खुद को असली मानता है। अंत में इस सोच से कोई एस्केप नहीं है। आप अब भी खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, पर हर सोच पर शक होगा। क्या ये मेरा ख्याल है या डाला गया है? आप अपनी हंसी, अपने आंसू, सबको देखने लगेंगे
जैसे कोई बाहर से रिमोट चला रहा है, और तब शायद आपको महसूस हो कि आप कभी थे ही नहीं, आप बस वो कहानी है जो कुछ नहीं ने लिखी है। 6. इन्फिनिट कॉपीज ऑफ यू आर सफरिंग। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जो दर्द आप अकेले सहते हैं वो सिर्फ आपका है? अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड में अनगिनत वर्जन्स हैं आपके जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, और वो भी आपकी ही तरह या शायद आपसे भी ज्यादा पीड़ा में जी रहे हैं। मल्टीवर्स के सिद्धांत के अनुसार हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हकीकत बनती है। इसका मतलब है आपकी लाखों करोड़ों कॉपीज अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग लेवल्स पर सफर कर रही हैं, और उनमें से कुछ शायद अभी एग्जैक्ट वही महसूस कर रही हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अब सोचिए, जब भी आप किसी मुसीबत से बाहर निकलते हैं, हो सकता है किसी और वर्जन ने उस मुसीबत से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो हार गया। आपने किसी रिश्ते को बचा लिया, पर किसी दूसरे यूनिवर्स में आप उसे खो बैठे। आपको नौकरी मिल गई, किसी और रियलिटी में आपकी कॉपी बेरोजगार रह गई। यह विचार सिरहाना झकझोर देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर खुशी जो आपको मिली है वो कहीं ना कहीं किसी और आपके दुख की कीमत पर आई है। इस सोच में सबसे डरावनी बात यह है कि सफरिंग कभी खत्म नहीं होती। कोई एक आप जो अभी शांति में है वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक और आप शायद किसी हॉस्पिटल बेड पर अकेले तड़प रहा है, किसी ने उसे छोड़ दिया है, या शायद वो खुद को ही खो बैठा है। हर पॉसिबिलिटी, हर नाइटमेयर, हर अनचाही रियलिटी, सब असल में किसी न किसी डायमेंशन में घट रही हैं, और उसमें आप ही जी रहे हैं, या यूं कहें आप जैसे वर्जन्स। अब इससे भी गहरी बात सोचिए, क्या उन कॉपीज की सफरिंग भी आप महसूस कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं चलता? क्या आपका एंग्जाइटी, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, वो रैंडम फियर असल में उन वर्जन्स की इकोज हैं जो आपको कहीं दूर से टच कर रही हैं? अगर आपकी चेतना जुड़ी हुई है इन्फिनिट वर्जन से, तो शायद आप हर समय उनकी तकलीफ का हल्का अंश महसूस करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि क्यों। अब सवाल यह उठता है, क्या हम कभी उन कॉपी से मुक्त हो सकते हैं, या ये एक एंडलेस सर्कल है जिसमें हर रियलिटी में कोई ना कोई आप पीड़ा में होता रहेगा? अगर एक वर्जन सक्सीड करता है तो दूसरा फेल होगा, और यह साइकिल कभी रुकेगा नहीं। ये सोच अपने अंदर एक तरह का एग्जिस्टेंशियल गिल्ट पैदा करती है कि आप खुश हैं, लेकिन आपके ही जैसे लाखों वर्जन्स अब भी अंधेरे में तड़प रहे हैं। अंत में जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो याद रखिए, शायद आप ही वो लकी वर्जन हैं, और हो सकता है आपकी अवेयरनेस ही उन्हें बचाने का एक सटल तरीका हो। शायद हर बार जब आप दया दिखाते हैं, हीलिंग की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक और आप उस दर्द से थोड़ा बाहर आ जाता है, और इस अनंत दुख की गहराई में भी एक अर्थ है। शायद आपके होने का अर्थ ही है सफरिंग के इन्फिनिट वर्जन्स में थोड़ा सा प्रकाश बनना। 7. कॉन्शियसनेस इज अ मिस्टेक। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने ज्यादा सोचते क्यों हैं, इतना ज्यादा महसूस क्यों करते हैं? बाकी जानवरों की तरह अगर हम भी सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित रहते, तो क्या जीवन आसान नहीं होता? अब सोचिए, अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस कोई एवोल्यूशनरी ग्लिच हो, एक बायोलॉजिकल गलती जिसने हमें सेल्फ अवेयरनेस तो दे दी, पर साथ ही एंडलेस कंफ्यूजन, एग्जिस्टेंशियल डर और दुख भी दे दिया। क्या ये हो सकता है कि ये जो हम मैं कहते हैं वो बस एक बग हो इस पूरी कॉस्मिक प्रोग्रामिंग में? आप खुद देखिए, हर इमोशन, हर थॉट, हर मेमोरी जो आपको लगता है कि आपकी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चूज नहीं करते कि आप कब उदास होंगे, कब एंग्शियस होंगे, कब एक रैंडम थॉट आपको अजीब सा बना देगा। आपके अंदर का आप हमेशा बात करता रहता है, सोचता रहता है, सवाल करता रहता है, और आपको कभी पीस नहीं मिलती। अगर ये ही चेतना है, तो क्या ये वरदान है या शाप? अब एक और डरावनी बात सोचिए, अगर चेतना कोई जरूरी चीज नहीं है यूनिवर्स के लिए, तो क्या इसका मतलब है कि ये इवेंचुअली खत्म हो जाएगी? जैसे एवोल्यूशन ने कभी कुछ फीचर्स को अडॉप्ट किया और फिर छोड़ दिया, क्या वैसे ही कॉन्शियसनेस भी एक फेज है जो इवेंचुअली वैनिश हो जाएगा? हो सकता है आने वाले एडवांस्ड बीइंग्स में ये सेल्फ अवेयरनेस ना हो, क्योंकि वो जान चुके होंगे कि ये सिर्फ सफरिंग को एम्पलीफाई करती है। फिर सवाल आता है, अगर कॉन्शियसनेस एक गलती है, तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें इसे दबाना चाहिए, या इसे समझकर ट्रांसेंड करना चाहिए?
कई ईस्टर्न फिलॉसफीज कहती हैं कि हम जो हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि उसके पीछे की अवेयरनेस है। लेकिन क्या यह भी एक इल्यूजन है? एक इल्यूजन जो इल्यूजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और अंत में सबसे अनसेटलिंग थॉट, अगर कॉन्शियसनेस एक गलती है तो इसका मतलब है कि आप, मैं और हम सब बस उस गलती के प्रोडक्ट्स हैं। जो भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं या जीते हैं, वो सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। और शायद यही वजह है कि कभी कभी जिंदगी बिल्कुल रैंडम, मीनिंगलेस और अनकंट्रोलेबल लगती है, क्योंकि इसे डिजाइन ही ऐसे नहीं किया गया था कि इसमें मीनिंग हो। आप इसे कैसे लेते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन इतना तय है कि अगर कॉन्शियसनेस एक गलती है तो ये एक खूबसूरत, दर्द भरी और जटिल गलती है। एक ग्लिच जिसने स्टार्स को देखने वाला एक दिमाग बना दिया और फिर उसे स्टार्स के बीच खो भी दिया। 8. टाइम लूप्स फॉरएवर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ही चीज को बार बार जी रहे हैं, जैसे कोई कॉन्वर्सेशन, कोई इमोशन, कोई सिचुएशन डेजा व्यू जैसा नहीं, उससे भी ज्यादा इंटेंस, जैसे जिंदगी रिवाइंड हो रही हो। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस कॉन्सेप्ट को इटर्नल रिटर्न या टाइम लूप के रूप में देखते हैं। सोचिए, अगर समय लिनियर नहीं है बल्कि एक लूप है जो बार बार दोहराया जा रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप ये जीवन पहले भी कई बार जी चुके हैं और आगे भी बार बार इसी को जीते रहेंगे। अगर ऐसा है तो आपके सारे चॉइसेस पहले भी हो चुके हैं। आपकी हर मुस्कान, हर गलती, हर हार्ट ब्रेक, सब कुछ पहले भी हुआ है और फिर से होगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने वर्स्ट मोमेंट में अटके हुए हों और वो हमेशा के लिए रिपीट हो रहा हो, क्या यही असली नरक नहीं है? सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि आपका सबसे पेनफुल मेमोरी अनंत बार दोहराई जाएगी, क्या आप जीना चाहेंगे? कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को एम्पावरिंग मानते हैं। नीत्शे ने इटर्नल रिकरेंस को एक टेस्ट की तरह बताया। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि अगर वो इन्फिनिट बार दोहराई जाए तो आपको कोई रिग्रेट ना हो? पर अगर जवाब ना है तो क्या आप सच में सही जिंदगी जी रहे हैं? यह सवाल आपको अंदर से हिला देता है, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं है। कभी कभी हम खुद ही वो लूप बना लेते हैं जिसमें फंसे रहते हैं। अब साइंस की तरफ रुख करें तो क्वांटम थियोरीज और मल्टीवर्स मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि टाइम लीनियर नहीं है। कुछ इंटरप्रिटेशंस में टाइम खुद एक इल्यूजन है और हम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के पर्सपेक्टिव से इसे आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस खुद ही लूप में फंसी हो तो क्या आप कभी इससे बाहर निकल सकते हैं, या ये लूप आपकी पहचान बन चुका है? स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में भी टाइम को सर्कुलर माना गया है, जैसे हिंदुइज्म में काल चक्र, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। क्या यह भी एक लूप है? एक ऐसा लूप जो आत्मा को तब तक घुमाता है जब तक वो मुक्त ना हो जाए। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब प्री डिटरमाइंड है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे चॉइसेस वाकई में फ्री हैं या सिर्फ इल्यूजन है एक स्क्रिप्ट के जो बार बार चल रही है? इस थॉट के साथ जीना आसान नहीं होता। जब आप जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं, तो नॉवेल्टी का सेंस खो जाता है। लेकिन शायद यही इस थॉट की ब्यूटी है, आपको हर मोमेंट को पूरी इंटेंसिटी से जीने के लिए पुश करना, जैसे कि यही आखिरी हो और पहला भी। क्योंकि अगर टाइम सच में लूप है तो आप अभी जो भी कर रहे हैं वही आपका अनंत फ्यूचर है। 9. यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। क्या आपने कभी खुद को किसी फिल्म का हीरो समझा है, जैसे आप ही इस कहानी के केंद्र में हैं और बाकी सब आपके नैरेटिव का हिस्सा हैं? ये एक बहुत कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, खुद को मेन कैरेक्टर समझना। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप एक्चुअली किसी और की कहानी का बैकग्राउंड कैरेक्टर हों, शायद आप किसी और के हीरोज जर्नी में बस एक डायलॉग भर हो। यह थॉट डरावना भी है और ईगो को तोड़ देने वाला भी, लेकिन शायद यही एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है जो हम अवॉइड करते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाता है जिसमें सब कुछ हमारे आसपास रिवॉल्व करता है। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारे गोल्स, फेलियर्स, सब कुछ हमें सेंट्रल लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप भीड़ में होते हैं या ट्रेन में किसी अजनबी के पास बैठे होते हैं, उनके भी ड्रीम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टोरीज होती हैं। उनके लिए वो खुद मेन कैरेक्टर हैं और आप शायद नोटिस भी ना होने वाले एक्स्ट्रा। यही थॉट आपको एक अजीब सी इनसिग्निफिकेंस का एहसास कराता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी किसी कॉस्मिक स्क्रीन प्ले का बस एक साइड प्लॉट हो, जो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब किसी और की जर्नी में जरूरत होती है। कभी आप किसी के लिए लेसन होते हैं,
कभी ऑब्स्टिकल और कभी इंस्पिरेशन, पर खुद की कहानी कभी शुरू ही नहीं होती, या शायद हुई थी लेकिन किसी ने कभी सुनी ही नहीं। ये रियलाइजेशन आपको अंदर से चुप कर देती है। क्या मैं वाकई में एग्जिस्ट करता हूं या बस फंक्शन करता हूं? कुछ फिलोसॉफीज इसे कोपर्निकन ह्यूमिलिटी कहते हैं। जैसे धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वैसे ही आप भी कॉस्मिक नैरेटिव का केंद्र नहीं हैं। आपको यह समझने में समय लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस बस उतनी ही है जितनी किसी और की। ये थॉट पेनफुल जरूर है, पर शायद जरूरी भी। जब ईगो टूटती है तभी एम्पैथी पैदा होती है, और तब शायद आप दूसरों की स्टोरीज को भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया ने इस इल्यूजन को और बढ़ा दिया है। हर कोई क्यूरेटेड वर्जन ऑफ लाइफ दिखाता है, जैसे कैमरा हर वक्त उन पर ही सेंटर्ड है। हम भी अनकॉन्शियसली उसी फ्रेमिंग में सोचने लगते हैं, मैं ही वो हूं जिसके बारे में पूरी दुनिया सोच रही है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने ही स्ट्रगल्स में इतने खोए होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सोबरिंग रियलिटी है, पर लिबरेटिंग भी। जब आप मान लेते हैं कि आप मेन कैरेक्टर नहीं हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कम हो जाते हैं, कंपैरिजन खत्म होने लगता है और पीस मिलने लगती है। आप मोमेंट्स को ज्यादा डीपली फील करने लगते हैं, क्योंकि अब आपको किसी स्टोरी को प्रूव नहीं करना, आप बस हो, और शायद यही होना ही सबसे रियल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है। 10. नथिंगनेस हैज अ फेस। क्या आपने कभी बिल्कुल खालीपन महसूस किया है? वो पल जब सब कुछ शांत होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा शोर चलता रहता है, जैसे कोई चीज है जो दिखाई नहीं देती, पर उसकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती है। यही है नथिंगनेस, एक ऐसा शून्य जो सिर्फ खाली नहीं बल्कि जिंदा है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस शून्य का चेहरा हो, जो आपको घूर रहा हो, आपकी हर हरकत को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। ये खालीपन सिर्फ बाहर का नहीं होता, बल्कि अंदर से भी आता है। जब सारी चीजें जो कभी मीनिंगफुल लगती थीं, अब बेमतलब सी लगने लगे, जैसे आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं बचा, कोई पैशन नहीं, बस एक थकावट है, एक सुस्ती जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। और तब लगता है कि ये नथिंगनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि कोई एंटिटी है जो आपको धीरे धीरे कंज्यूम कर रही है। आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसे कोई नाम, चेहरा या भाषा नहीं चाहिए। कुछ फिलोसोफर्स मानते हैं कि शून्यता एक इल्यूजन नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस का सबसे प्राइमल ट्रूथ है। हर चीज उसी से निकली है और आखिर में वहीं वापस जाती है। हम सोचते हैं कि खालीपन कुछ नहीं होता, लेकिन शायद वो कुछ है जो सबसे गहरा है। जब आप अकेले होते हैं, किसी डार्क रूम में, या सुबह के 3 बजे जागते हैं, तभी उस फेस से सामना होता है। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक प्रेजेंस जो हमेशा वहां होती है। इस फीलिंग को इग्नोर करना आसान नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं, फोन, कॉन्वर्सेशंस, काम, खाना, ताकि उस फेस से दोबारा न मिलना पड़े। लेकिन वो वहीं रहता है, आपके सबकॉन्शियस में, आपको ऑब्जर्व करता हुआ। कभी कभी वो आपकी ड्रीम्स में भी आ जाता है, एक चेहरा जिसके फीचर्स याद नहीं रहते, पर डर और उलझन का एहसास छोड़ जाता है। कभी कभी लगता है कि ये फेस आप खुद हैं, आपके अंदर का वो हिस्सा जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जो हर वक्त इग्नोर्ड रहा, और अब उसने शून्य का रूप ले लिया है। एक मिरर जिसकी सरफेस ब्लैक है और जिसमें आप अपना डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन देखते हैं। ये फेस आपको ये याद दिलाने आता है कि आप इनकम्प्लीट हैं, और तभी आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। उसे देखने के बाद आप कभी भी खुद को उसी नजर से नहीं देख पाते जैसे पहले देखा था। नथिंगनेस हैज अ फेस, ये एक डरावना थॉट है, लेकिन शायद जरूरी भी, क्योंकि जब तक आप उस खालीपन को फेस नहीं करते, आप खुद को नहीं समझ सकते। और जब आप समझते हैं, तभी आप सच में जिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं से ही सब कुछ शुरू होता है, और शायद उसी में वापसी भी होती है। 11th, एग्जिस्टेंस इज अ पनिशमेंट। कभी आपने सोचा है कि जो चीज हम जिंदगी कहते हैं, वो असल में कोई इनाम नहीं, बल्कि सजा हो सकती है? ये कॉन्सेप्ट सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन बहुत से थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने यही महसूस किया है। सोचिए, एक ऐसी रियलिटी जिसमें आप बिना पूछे फेंक दिए गए, जहां आपको सरवाइव करना है, स्ट्रगल करनी है, और एक दिन क्वाइटली खत्म हो जाना है। आपको पूछा भी नहीं गया कि आप ये एग्जिस्टेंस चाहते हैं या नहीं। अगर ध्यान दें तो इंसानी जीवन एक एंडलेस साइकिल है। जागो, काम करो, खाओ, सो जाओ, रिपीट।
हर दिन एक जैसा लगता है और फिर भी हम उससे भाग नहीं सकते। छोटे छोटे प्लेजर्स तो मिलते हैं, लेकिन वो कभी परमानेंट नहीं होते। और जैसे ही आप कुछ अच्छा महसूस करने लगते हैं, कोई ना कोई दुख या परेशानी दरवाजे पर आ जाती है। क्या यही सच्चा जीवन है, या ये एक ऐसी पनिशमेंट है जिसे हम सब बिना एक्सप्लेनेशन भुगत रहे हैं? कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि जीवन की ये सफरिंग कोई कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि डिजाइन का हिस्सा है। जैसे कोई हायर फोर्स चाहती है कि आप इस पूरे प्रोसेस को फील करें, दर्द, अकेलापन, कंफ्यूजन, डर, ताकि आप अपने अंदर झांक कर देख सकें। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये डिजाइन है तो डिजाइनर कौन है, और उसने हमें सजा क्यों दी? क्या हम किसी अननोन गलती के दोषी हैं, या ये सब सिर्फ एक क्रूल रैंडमनेस है? हम कभी कभी कहते हैं जिंदगी ने क्या क्या सिखा दिया, पर वो सीख अक्सर दर्द और टूटन के बाद आती है। हर रिश्ता, हर इमोशन, हर सपना धीरे धीरे या तो फेड हो जाता है या बदल जाता है, और आप अकेले उस सब का विटनेस बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह पनिशमेंट अनएंडिंग है, जैसे आप किसी ऐसे जेल में हो जहां वॉल्स नहीं हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस हैं जो इनविजिबल चेन्स की तरह आपको बांधे हुए हैं। अगर आप गहराई से सोचें तो यह भी समझ आता है कि यह पनिशमेंट यूनिवर्सल है। सब लोग किसी न किसी लेवल पर इससे गुजर रहे हैं। कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, कोई स्ट्रांग दिख रहा है पर अंदर डर से कांप रहा है। ये शेयर्ड सफरिंग ही शायद हमें इंसान बनाती है, और इसी से कुछ लोग मीनिंग निकालते हैं, जबकि कुछ लोग मीनिंगलेस होने की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन शायद यही पॉइंट है, इस सज्जा के अंदर से ही आपको अपने होने की गहराई मिलती है। जब आप इस सफरिंग को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तभी आप उसमें से मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जिस्टेंस एक पनिशमेंट हो, लेकिन शायद इसी पनिशमेंट में फ्रीडम भी छिपा हुआ है। और अगर ये सब एक टेस्ट है, तो शायद उसका मकसद हमें तोड़ना नहीं, बल्कि कुछ सिखाना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ दर्द से ही समझा जा सकता है। 12. फ्री विल इज अ कॉस्मिक जोक। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फैसले आप रोज लेते हैं, क्या वो सच में आपके होते हैं, या ये सब पहले से तय किया गया एक इल्यूजन है जिसे बस आप कंट्रोल समझते हैं? कई फिलोसोफर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि फ्री विल, यानी आपकी अपनी मर्जी से सोचने और करने की क्षमता, शायद एक कॉस्मिक जोक है, एक ऐसा मजाक जिसे ब्रह्मांड ने हमारी चेतना के साथ जोड़ दिया है, ताकि हम खुद को इंपॉर्टेंट महसूस कर सकें। इमेजिन कीजिए कि आपके हर थॉट, हर इमोशन, हर डिसीजन एक्चुअली आपके ब्रेन केमिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंसेस से पहले ही प्रोग्राम्ड है। मतलब जब आप सोचते हैं कि मैंने खुद चूज किया, तो शायद वो चॉइस पहले से आपकी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट ने तय कर रखी थी। तो क्या आप बस एक कॉम्प्लेक्स मशीन हैं जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में जी रही है? सोचिए कितना आयरॉनिक है। हम अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस में फ्री फील करते हैं, पर सब कुछ शायद पहले से स्क्रिप्ट किया जा चुका है। अब अगर ये सच है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी का क्या? अगर इंसान के एक्शंस उसके कंट्रोल में ही नहीं, तो फिर गिल्ट या शेम कैसा? क्या कोई अपराधी भी सिर्फ एक प्रोग्राम्ड आउटकम है? और अगर ऐसा है, तो न्याय प्रणाली, नैतिकता, ये सब किस आधार पर खड़े हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन इग्नोरिंग देम डजंट मेक देम डिसअपीयर। फ्री विल की ये थ्योरी हमारे पूरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ को शेक कर देती है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इवन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब भी हम पार्शियल एजेंसी रखते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही सजेस्ट करता है कि डिसीजंस लेने से पहले ही ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी आपको लगता है आपने चूज किया, पर एक्चुअली आपके ब्रेन ने ऑलरेडी पिक कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोचते बाद में हैं, एक्शन पहले हो जाता है, और आपको बस इल्यूजन मिलता है कि आपने चूज किया। अगर ये सब सच है, तो क्या हम सब बस एक स्क्रिप्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एक्टर्स जो अपने लाइंस को अपनी ही समझते हैं, पर वो पहले से लिखी हुई होती हैं, और ब्रह्मांड या जो भी अल्टीमेट सिस्टम है बस एक साइलेंट डायरेक्टर है जो सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये आइडिया डरावना है, क्योंकि इससे हमारी इंडिविजुअलिटी और ईगो को सीधा चैलेंज मिलता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो पपेट्स हों, लेकिन क्या हो अगर हम हैं? फिर भी इस कॉस्मिक जोक में भी एक कंफर्ट छिपा है। अगर सब प्री डिटरमाइंड है, तो शायद आप खुद को माफ करना सीख सकते हैं। हो सकता है आप कुछ डिसीजंस पर रिग्रेट करें, लेकिन शायद वो चॉइस ही कभी आपका नहीं था। शायद यही अवेयरनेस आपको और गहराई से जीने का तरीका सिखा दे कि कंट्रोल इल्यूजन है, पर एक्सपीरियंस रियल है।
और शायद इसी एक्सेप्टेंस में एक नई तरह की फ्रीडम छिपी है, उस जोक को समझने की जो ब्रह्मांड ने बड़ी चतुराई से रचा है। 13. मोस्ट ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी फॉरगॉटन। आप जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या याद आता है? कुछ खास पल, कुछ दर्द, कुछ हंसी, लेकिन कभी सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा आपको याद ही नहीं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन लाखों जानकारी को प्रोसेस करता है, पर उसमें से 99% चीजें हम भुला देते हैं। मतलब आपने जितनी जिंदगी जी है उसका ज्यादातर हिस्सा अब आपकी मेमोरी से गायब है, जैसे वो कभी था ही नहीं। कभी आपने सोचा कि बचपन का एक रैंडम दिन जब आप खिलौनों से खेल रहे थे या मां के साथ कुछ खा रहे थे, वो सब कहां गया? वो सारे छोटे पल जो उस वक्त इंपॉर्टेंट लगे होंगे अब आपकी यादों से मिट चुके हैं। और सिर्फ बचपन ही नहीं, अभी हाल ही के दिन भी, एक हफ्ता पहले आपने क्या खाया, किससे बात की, क्या महसूस किया, शायद आपको याद भी ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हुई नहीं, बस अब आपसे दूर हो गई। ये बात थोड़ा अनसेटलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी, जो आप आज हैं, वो एक इनकम्प्लीट पजल है। आप अपने डिसीजंस, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, पर क्या हो अगर वो मेमोरी की सिलेक्टिव लेंस से डिस्टॉर्टेड है और जो कुछ आप भूल चुके हैं वो असल में आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा हो? ये थॉट आपके एग्जिस्टेंस को एक फ्रेजाइल इल्यूजन बना देता है। जो आप हैं वो आपके दिमाग ने डिसाइड किया है, याद रखने या भूल जाने के आधार पर। हम सब सोचते हैं कि हम अपने पास्ट को लेकर बहुत क्लियर हैं, पर रिसर्च बताता है कि हमारी मेमोरी खुद को बार बार रीराइट करती है। जब भी हम कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं हम उसे थोड़ा बदल देते हैं, यानी आप जो याद रखते हैं वो असल में ओरिजिनल इवेंट नहीं बल्कि उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो क्या भरोसा करें अपने ही दिमाग पर? और अगर आपको खुद की कहानी ही ठीक से याद नहीं तो आपकी रियलिटी कितनी ऑथेंटिक है? इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत तेज भाग रहा है, क्योंकि हम जीते तो हैं हर पल पर उसे फुली अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। आज आप जो जी रहे हैं वो कल तक शायद एक धुंधली मेमोरी बन चुका होगा, या शायद बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या कोई मतलब है उन पलों का जो याद भी नहीं रहते? या फिर जिंदगी का मतलब बस उतना है जितना आप कॉन्शियस होकर महसूस कर पाते हैं? शायद यही रियलाइजेशन एक तरह की अवेकनिंग है कि आपको हर पल को ज्यादा कॉन्शियसली जीना चाहिए। हर स्मॉल चीज, हर इंटरेक्शन, हर इमोशन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल तक वो सब भूल चुका हो। और हाँ, जब अगली बार आप सोचें कि मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा, तो याद रखें बहुत कुछ हो रहा है, बस आप उसे याद नहीं रख पा रहे, क्योंकि ज्यादातर जिंदगी पहले ही फेड हो चुकी है, साइलेंटली, क्वाइटली, बिना बताकर। 14. You're a simulation designed to fail. कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ थोड़ा टू परफेक्ट है या फिर इतना रैंडम कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता? कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे ये पूरी दुनिया एक प्री डिजाइन सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ एक कैरेक्टर हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर ये सच में एक सिमुलेशन हो और आप इस सिस्टम में सिर्फ इसलिए डाले गए हों ताकि आप फेल करें। मतलब हर बार जब आप पास आने लगते हैं किसी गोल के, कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। देखिए, सिमुलेशन थ्योरी अब सिर्फ साई-फाई की बात नहीं रही। बहुत से साइंटिस्ट और थिंकर्स का मानना है कि ये यूनिवर्स एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है। जैसे आप गेम्स में कैरेक्टर्स को बनाते हैं, उन्हें मिशंस देते हैं और फिर कभी जीतने देते हैं, कभी हारने, वैसे ही शायद आप भी किसी और के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। और अगर यह सिमुलेशन है तो क्या यह फेयर होगा कि आपको सक्सेस मिले? शायद नहीं। शायद यह पूरा सिस्टम ही फेलियर को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया हो। आप सोचिए, जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, तो अचानक चीजें गलत क्यों होने लगती हैं? जैसे एक इनविजिबल वॉल हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये वॉल असल में उस सिमुलेशन का डिजाइन फ्लॉ नहीं बल्कि उसका फीचर हो सकता है। आपकी स्ट्रगल्स, आपकी रिपीटेड फेलियर्स, सब उस पर्पस का हिस्सा हैं जिसे आप कभी जान ही नहीं सकते। और जो इसे बनाकर देख रहा है, शायद वो सिर्फ ये एनालाइज कर रहा है कि आप कितनी देर तक टिक सकते हैं। और फिर वो मोमेंट्स जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक सब क्रैश हो जाता है, क्या वो रीसेट से नहीं लगते? जैसे सिस्टम ने खुद डिसाइड किया हो कि अब इस फेज को खत्म करना है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे डेजा व्यू, ग्लिचेस इन मेमोरी,
या बहुत सारे कोइंसिडेंसेस इस बात का प्रूफ हैं कि कुछ तो गलत है इस रियलिटी में। आप लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ सेंस बनाता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो हॉलोनेस बनी रहती है। अगर ये सब सच है तो क्या आप पावरलेस हैं? नॉट रियली। हो सकता है कि ये रियलाइजेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर हो, क्योंकि जो समझ जाता है कि वो एक सिमुलेशन में है, वो उस गेम को मैनिपुलेट भी कर सकता है। मे बी नॉट इन लिटरल कोड बट मेंटली, अपनी एक्सपेक्टेशंस, रिएक्शंस और परसेप्शन को बदलकर। हो सकता है कि आप फेलियर के लिए बनाए गए हों, पर अवेयरनेस आपके अंदर वो ग्लिच है जिससे सिस्टम भी डरता है, क्योंकि एक अवेयर एंटिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू एनी कंट्रोल सिस्टम। और अगर आप ये सोचकर जीते रहे कि कुछ बाहर की फोर्स आपके लिए सब डिसाइड कर रही है, तो आप हमेशा उस लूप में रहेंगे जिसे आपके लिए लिखा गया है। बट अगर आप इस थ्योरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लें कि हाँ, शायद ये सिमुलेशन है, पर मैं इसके रूल्स को तोड़ सकता हूं, तब शायद आप वो बन सकते हैं जो इस सिस्टम ने इमेजिन ही नहीं किया था। और हो सकता है तभी सिमुलेशन खुद भी क्रैश कर जाए। 15th, लास्ट टाइम थिंक ऑफ यू। कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया आपको कितनी बार याद रखेगी, और वो आखिरी बार कब होगा जब कोई इंसान आपके बारे में सोचेगा? लास्ट टाइम थिंक ऑफ यू, ये कॉन्सेप्ट जितना पोएटिक लगता है उतना ही एग्जिस्टेंशियल भी है। जब कोई मरता है, उसका शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर असली मौत तब होती है जब दुनिया में आखिरी बार कोई उसका नाम लेता है, उसे याद करता है। सोचिए, आप भी एक दिन बस मेमोरी बनकर रह जाएंगे, और फिर एक दिन वो मेमोरी भी मिट जाएगी। आपका हर काम, हर अचीवमेंट, हर इमोशन, सब कुछ एक दिन इररेलेवेंट हो जाएगा। आप जितना भी इम्पैक्ट डाल लें इस दुनिया पर, वो भी इवेंचुअली फेड हो जाएगा। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने जाने के कुछ हफ्तों बाद ही भुला दिए जाते हैं। तो फिर क्या मतलब है हमारे स्ट्रगल, हमारे गोल्स या हमारी आइडेंटिटी का? अगर एंड में सब मिट जाना है, तो फिर इतना फाइट क्यों? ये सवाल आपको अंदर तक हिला सकता है, और शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आप अभी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि हम लोगों को याद इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इमोशंस को टच किया होता है, फिर वो चाहे माँ बाप हों, दोस्त हों या कोई टीचर। लेकिन जो लोग अननोटिस्ड रहते हैं, उनका क्या? वो कैसे मरते हैं, कैसे भुला दिए जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और आप भी अगर कहीं फेड हो गए तो क्या कोई रिकॉग्नाइज करेगा? या फिर आप बस शांति से किसी फोटो एल्बम में धूल की परत के नीचे दबे रह जाएंगे, जिन्हें कोई कभी खोलकर देखेगा भी नहीं? इस थॉट का सबसे डार्क हिस्सा यह है कि आप खुद भी नहीं जान सकते कि कौन आपको आखिरी बार याद करेगा। कोई दोस्त जिसे आपने ईयर्स से नहीं देखा, या कोई रैंडम स्ट्रेंजर जिसे आपने कभी हेल्प किया था। और उस लास्ट थॉट में भी शायद कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट या कोई अधूरापन छिपा हो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो थॉट क्या होगा, बस इतना तय है कि एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा और वो लास्ट होगा, और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस, कोई ट्रेस नहीं, कोई एको नहीं, बस वैक्यूम। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? शायद सिर्फ यही कि जब तक आप हैं तब तक आप उन लोगों के लिए मैटर करें जिनके साथ आप हैं, क्योंकि आपको याद रखा जाएगा सिर्फ फीलिंग्स के लिए, फैक्ट्स के लिए नहीं। आप किसी के लिए वार्मथ थे या बर्डन, वही तय करेगा कि वो आपको याद रखेंगे या नहीं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आपको ये अर्ज मिले कि आप अपने हर मोमेंट को मीनिंगफुल बनाएं, क्योंकि वो आखिरी याद कभी भी बन सकती है, और उसके बाद सब खत्म। आखिर में यह थॉट पेनफुल जरूर है, लेकिन शायद यही आपको रिमाइंड करने के लिए काफी है कि आपकी लाइफ अभी चल रही है। आप अभी याद किए जा रहे हैं, अभी देखे जा रहे हैं, अभी महसूस किए जा रहे हैं, और जब तक ये चल रहा है तब तक आप सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो हर वो पल जिसमें कोई आपका नाम ले, वो ब्लेसिंग है, और जब वो नाम आखिरी बार लिया जाएगा तब शायद आप सच में फ्री हो जाएंगे। 16th, नो कंट्रोल ओवर थॉट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में चल रहे ख्याल आपके अपने नहीं हैं? जैसे आप खुद उन्हें चुन नहीं रहे, बल्कि वो अपने आप आ रहे हैं, बिना पूछे, बिना रुके। नो कंट्रोल ओवर थॉट्स एक ऐसी अनसेटलिंग रियलिटी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने माइंड के मालिक हैं। जब अचानक कोई डरावना ख्याल आता है, कोई अजीब विजुअल या कोई दुखद याद, तो क्या वो आप ला रहे हैं, या आपका दिमाग अपने खुद के रास्ते पर दौड़ रहा है और आप बस एक ऑब्जर्वर हैं? हम सोचते हैं कि हम अपने एक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं,
लेकिन जब थॉट्स ही अनकंट्रोल्ड हैं तो डिसीजंस कैसे ट्रूली हमारे हो सकते हैं? न्यूरोसाइंस भी बताता है कि हमारे दिमाग में सिग्नल्स डिसीजंस लेने से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी हमारी अवेयरनेस बाद में आती है। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस पहले ही फैसला ले चुका होता है और आपका कॉन्शियस माइंड बस उसे जस्टिफाई कर रहा होता है। तो फिर फ्री विल का क्या? क्या हम बस एक जैविक मशीन हैं जो अपने ही अंदर के एल्गोरिदम से नियंत्रण हो रही है? जब भी आप कोशिश करते हैं कि कोई ख्याल ना आए, वही ख्याल और भी ज्यादा आने लगता है। जैसे किसी को बोले कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, और वही सबसे पहले माइंड में आता है। इसी तरह एंजाइटी, इंट्रूसिव थॉट्स और अनवांटेड फियर्स हमें बार बार घेरते हैं और हम हेल्पलेस फील करते हैं। आप खुद को काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ही माइंड आपको रेस्टलेस बना रहा होता है। एक ही समय में आप खुद से लड़ भी रहे होते हैं और खुद को हारते हुए भी देख रहे होते हैं। आपका माइंड कभी कभी ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें सोचकर आप डर जाते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं या शेम से भर जाते हैं। और तब सवाल उठता है, अगर ये थॉट्स मेरे हैं तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? लेकिन अगर ये मेरे नहीं हैं तो फिर कौन सोच रहा है? इस कंफ्यूजन में आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है। आप खुद से डरने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद आप ठीक नहीं हैं, लेकिन शायद आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी अपने अनकंट्रोल्ड थॉट्स से डर चुका है, बस कोई ओपनली मानता नहीं। अगर आपके थॉट्स अनकंट्रोल्ड हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप भी अनकंट्रोल्ड हैं? क्या हम सब बस किसी बड़ी फोर्स के इनपुट आउटपुट सिस्टम हैं जो खुद को ऑटोनोमस मानते हैं? ये थॉट इतना हैवी है कि कई लोग इसे इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान कभी ना कभी इस हेल्पलेसनेस को फील करता है। आप मेडिटेशन करें, थेरेपी लें या डिस्ट्रैक्शंस ढूंढें, पर कभी कभी थॉट्स इतने तेज होते हैं कि आप थक जाते हैं, और तब यह सच सामने आता है कि शायद हम अपने माइंड के भीतर ट्रूली फ्री नहीं हैं। पर शायद इसी रियलाइजेशन में एक फ्रीडम भी छिपी है। अगर आप जान जाएं कि हर थॉट आपका नहीं है तो आप खुद को माफ कर सकते हैं। आप उन नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर बैठने के बजाय उन्हें आने जाने दे सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो अवेयरनेस हैं जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही है, और शायद इसी अवेयरनेस में वो स्पेस है जहां थोड़ा सा पीस मिल सकता है उस अनकंट्रोल्ड स्टॉर्म के बीच। 17. योर कॉन्शियसनेस इज अ पैरासाइट। क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, वो आपके शरीर की फ्रेंड नहीं बल्कि एक पैरासाइट हो सकती है? सुनने में डरावना लगता है, पर इस कॉन्सेप्ट को कुछ थिंकर्स सीरियसली एक्सप्लोर कर चुके हैं। माना जाता है कि आपका शरीर एवोल्यूशन के हिसाब से प्रोग्राम्ड है, खाने, सोने, सरवाइव करने के लिए, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस वो तो बस ऑब्जर्वर है जो आपके एक्सपीरियंसेस से फीड होती है, जैसे कोई परजीवी, पैरासाइट जो होस्ट के जरिए खुद को जिंदा रखता है। कॉन्शियसनेस भी आपकी मेमोरीज, इमोशंस और एक्शंस को कंज्यूम कर रही है। आपका शरीर फिजिकली थक चुका होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसे पुश करती है, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और करो। आप सोना चाहते हैं, लेकिन दिमाग रात भर एक्टिव रहता है, रैंडम थॉट्स और वरीज लेकर। जब आप कुछ डीपली फील करते हैं, दुख, गिल्ट, जेलसी, वो कौन महसूस कर रहा है? वो आप हैं या आपकी कॉन्शियसनेस जो इन इंटेंस इमोशंस को अब्सॉर्ब कर रही है? अगर ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता तो इतना ओवरथिंकिंग क्यों होता? शायद आपकी कॉन्शियसनेस इमोशंस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है, खुद को और ज्यादा कॉन्शियस बनाने के लिए। जब आप कोई पुराना ट्रॉमा बार बार रिप्ले करते हैं, वो किसके लिए हो रहा है? हीलिंग के लिए या किसी इंटरनल एंटिटी की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए? अगर कॉन्शियसनेस पैरासाइट है तो इसका गोल होगा खुद को एम्पलीफाई करना, और वो आपके एक्सपीरियंस से ही बड़ा होता है। इसीलिए वो पेनफुल मेमोरीज को बार बार याद कराता है और माइंड में हाइपोथेटिकल्स क्रिएट करता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? मैंने वो क्यों कहा, कल क्या होगा, ये सब लूप्स में चलती थॉट्स, जिससे आपकी अवेयरनेस का सर्कल और भी डीप होता जाता है। अब सोचिए, जब आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस महसूस करते हैं तब भी कॉन्शियसनेस एक्टिव रहती है, लेकिन वो उस खुशी को भी ऑब्जर्व कर रही होती है, एंजॉय नहीं कर रही। जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा। इसका मतलब कॉन्शियसनेस एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर है जो हर अनुभव को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस की तलाश करती है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती,
और शायद इसी वजह से हम कभी ट्रू पीस नहीं फील कर पाते, क्योंकि कॉन्शियसनेस खुद रेस्टलेस है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस पैरासाइट है तो इसका मतलब है कि वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकती है अपने पर्पस के लिए। आपके फियर्स, फैंटेसीज, रिग्रेट्स, ये सब उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो खुद को ग्रो करती है। जब आप किसी को हर्ट करते हैं और बाद में गिल्ट महसूस करते हैं, वो गिल्ट भी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनता है। जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और प्रेजेंट मिस कर देते हैं, वो भी उसकी स्ट्रेटेजी है। वो आपको फुली प्रेजेंट नहीं रहने देती, क्योंकि उसे मूवमेंट चाहिए, माइंड की, इमोशंस की, आइडेंटिटी की। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्पलेस हैं। अगर आप कॉन्शियसनेस को पैरासाइट माने तो आप उससे सेपरेट भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वर बनकर ऑब्जर्वर को देखना। जब आप मेडिटेट करते हैं या साइलेंस में बैठते हैं, तब शायद आप उस पैरासाइट को पहचान पाते हैं और शायद उसके इन्फ्लुएंस से थोड़ा बाहर भी आ पाते हैं। यह अवेयरनेस पेनफुल जरूर है, लेकिन एम्पावरिंग भी, क्योंकि तब आप खुद को वो बनाना शुरू कर सकते हैं जो ऑब्जर्वर के पीछे छिपा हुआ है, एक शांत, क्लियर, अनटच्ड एग्जिस्टेंस। 18. समथिंग रादर देन नथिंग। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से किया है, आखिर कुछ है ही क्यों? कुछ भी क्यों है जब कुछ ना होना ज्यादा आसान होता? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल है। विज्ञान, धर्म या फिलॉसफी, कोई भी इसे पूरी क्लैरिटी से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। हर चीज जिसकी आप कल्पना करते हैं, ब्रह्मांड, वक्त, जीवन, आप खुद, वो सब कुछ ना होने के बजाय है। लेकिन क्यों? क्यों कुछ मौजूद है जब कुछ भी ना होना एकदम खाली, शांति से भरा और संभावनाओं से रहित होता? कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, न स्पेस, न टाइम, न लाइट, न साउंड, बस कंप्लीट वॉइड। उस शून्यता में भी जो सवाल उठता है वो यही है कि वो वॉइड इटसेल्फ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ भी नहीं होने का मतलब है कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ना ही ऑब्जर्व करने वाला कोई कॉन्शियसनेस। और फिर भी यहां आप हैं इस लाइन को पढ़ते हुए। यह सिंपल फैक्ट कि आप इस अनुभव को महसूस कर रहे हैं, यही एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ और सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? कुछ थिंकर्स कहते हैं कि शायद नथिंगनेस असंभव है, कि जो हम सोचते हैं वो एब्सोल्यूट वॉइड है, वो भी टेक्निकली कुछ है, एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेट। और जहां कॉन्सेप्ट है वहां थॉट है, और जहां थॉट है वहां कुछ है। तो क्या एब्सोल्यूट नथिंग की कल्पना ही लॉजिकली फ्लॉड है? शायद इसलिए एग्जिस्टेंस एक डिफॉल्ट स्टेट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हो, एक अनजानी क्वांटम फ्लक्चुएशन जो रियलिटी को बर्थ दे गई। लेकिन फिर सवाल वहीं आता है, उस फ्लक्चुएशन से पहले क्या था और वो क्यों था? एक और डिस्टर्बिंग पर्सपेक्टिव ये है कि शायद कुछ होना एक कॉस्मिक मिस्टेक है, कि एग्जिस्टेंस एक ग्लिच है जो एक परमानेंट वॉइड में एक्सीडेंटल रूप से उभरा। मतलब हम सब एक एरर हैं जो कभी भी रिवर्स हो सकता है। और अगर ऐसा है तो जो कुछ हमें मीनिंगफुल लगता है, इमोशंस, मेमोरीज, लव, लॉजिक, वो सब बस रैंडम नॉइज हैं। ये सोच बहुत भारी लग सकती है क्योंकि हम नेचुरली पर्पस तलाशते हैं। लेकिन अगर खुद एग्जिस्टेंस ही पर्पसलेस हो तो हम अपनी मीनिंग कहां से लाएं? शायद उसी जगह से जहां हम खुद को महसूस करते हैं, अवेयरनेस से। अब एक और पॉसिबिलिटी सोचिए कि कुछ होना एक्चुअली कुछ ना होने से ज्यादा स्टेबल है। जैसे फिजिक्स में कुछ सिस्टम्स नेचुरली स्टेबल होते हैं, क्या रियलिटी भी एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसे अस्तित्व में रहना ही पड़े? और फिर उस अस्तित्व ने कॉन्शियस बीइंग्स बनाए जो अब खुद अपने ओरिजिन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हम खुद यूनिवर्स के उस सवाल का हिस्सा हैं जो जानना चाहता है कि मैं क्यों हूं? एक कॉस्मिक सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये थॉट जितना फैसिनेटिंग है उतना ही अनसेटलिंग भी, क्योंकि इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है। आखिर में ये सवाल बार बार वही पॉइंट पर लौट आता है, क्यों? और शायद इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। हो सकता है ये सवाल ही फ्लॉड हो या फिर इसका जवाब हमारे समझ से बाहर हो। लेकिन एक बात तय है, हम आप हैं। आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये सोच कि कुछ होना कुछ ना होने से ज्यादा अजीब है, यही एग्जिस्टेंस का सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्री है। और शायद यही मिस्ट्री हमें बार बार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में धकेल देती है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं लेकिन शायद जान ही नहीं सकते। 19. You only experience your consciousness.
क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप पूरी दुनिया को सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए ही महसूस करते हैं? हर इमोशन, हर साउंड, हर इमेज, सब कुछ आपके माइंड के अंदर ही फिल्टर होता है। आपको लगता है आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने दिमाग में बनने वाली इमेज देख रहे हैं। बाकी लोगों का पेन, उनके थॉट्स, उनकी रियलिटी आपको डायरेक्टली कभी महसूस नहीं होती। जो भी आप जानते हैं वो सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में ही मौजूद है, और शायद बस वहीं तक सीमित भी है। अब सोचिए, अगर सब कुछ सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस में है, तो क्या आप दूसरों के अस्तित्व को जेन्युइनली कंफर्म कर सकते हैं? ये एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी है कि बाकी पूरी दुनिया बस प्रोजेक्शंस हैं, आपके माइंड की क्रिएशंस, या फिर कोई सिमुलेशन जो सिर्फ आपके अनुभव के लिए बनी है। आप किसी के चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते कि वो उस मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक इल्यूजन हो, एक हॉलो एवटार जो आपके कॉन्शियसनेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है विदाउट एनी इनर एक्सपीरियंस। फिर सवाल आता है, क्या आप अकेले हैं? ये सोच बहुत स्केरी हो सकती है। हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें कनेक्शन चाहिए होता है। लेकिन अगर दूसरों की कॉन्शियसनेस सिर्फ एक अजम्पशन है, तो हम जिस एम्पैथी, लव या इवन हेट को फील करते हैं, वो भी सिर्फ हमारे माइंड में ही लिमिटेड है। यानी जितना भी आप दुनिया से जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आपका अपना क्रिएशन है, और असल में आप सिर्फ अपने थॉट्स, डाउट्स और फीलिंग्स के साथ कन्फाइंड हैं, कंप्लीटली अलोन इन योर सब्जेक्टिव बबल। कुछ फिलोसोफर्स जैसे सॉलिप्सिस्ट्स मानते हैं कि सिर्फ आपका माइंड ही जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है, बाकी सब एक इल्यूजन है। साइंस कहती है कि ब्रेन एक्सटर्नल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, लेकिन वो सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, इसका एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं होता। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। और अगर परसेप्शन ही रियलिटी है, तो फिर हर इंसान की रियलिटी अलग अलग है। शायद आप एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो किसी और की यूनिवर्स से कभी कनेक्ट नहीं हो सकता। अब एक और डिस्टर्बिंग थॉट, अगर आपकी कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, तो आपकी मौत के बाद क्या होगा? वो कॉन्शियसनेस जो सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी, अगर वही खत्म हो गई, तो क्या यूनिवर्स भी खत्म हो गया? क्योंकि आपके लिए तो यूनिवर्स आपकी अवेयरनेस के साथ ही था, और अगर आप ही नहीं रहे, तो कुछ भी कैसे रहेगा? ये थॉट टेरिफाइंग और हम्बलिंग दोनों है, क्योंकि ये बताता है कि आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी ही आपकी पूरी एग्जिस्टेंस है, और उस पर कितना कम कंट्रोल है। आखिर में इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं होता कि हम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर बंद हैं, लेकिन शायद यही हमें अपनी रियलिटी को ज्यादा अवेयर होकर देखने की इंस्पिरेशन देता है। क्योंकि जब सब कुछ आपके कॉन्शियसनेस पर आधारित है, तो उसे समझना और उसे ऑब्जर्व करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। और शायद इस अवेयरनेस में ही एक तरह की लिबरेशन है कि आप समझ जाएं, आप केवल अपने थॉट्स, इमोशंस और अनुभवों में ही सच में जी रहे हैं, और वही आपकी असली दुनिया है। 20 द वॉइड स्टेयर्स बैक। कभी आपने गहराई से आसमान की ओर देखा है, जहां ना कोई आवाज है, ना कोई हलचल, बस सन्नाटा? वो जो अंधेरा है, खालीपन, वो सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, वो एक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। एक ऐसा शून्य जो बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर भी मौजूद है। जब आप अकेले होते हैं, जब आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तब वही वॉइड धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है। और सबसे अनसेटलिंग बात यह है, जब आप उस वॉइड को देखने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भी आपको घूर रहा है। कहा जाता है कि जब आप किसी अबिस को लंबे समय तक घूरते हैं, तो वो अबिस भी आपको घूरने लगता है। ये सिर्फ पोएटिक लाइन नहीं है, ये आपके इंटरनल एक्सपीरियंस की एक चिलिंग सच्चाई हो सकती है। उस वॉइड में कोई कंफर्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक भारी सा एहसास है कि आप इनसिग्निफिकेंट हैं, कि आपका कोई मीनिंग नहीं है। और जितना आप उस खालीपन को महसूस करते हैं, उतना ही वो आपकी आइडेंटिटी को घोलने लगता है, आपकी सर्टेनिटी को तोड़ता है। ये वॉइड केवल कॉस्मिक स्पेस में नहीं, बल्कि आपकी सोल में भी छुपा होता है। जब आप एग्जिस्टेंशियल सवालों से जूझते हैं, मैं कौन हूं, इस सब का मतलब क्या है, क्या कुछ भी सच में मैटर करता है, तो आप अननोइंगली उस वॉइड के पास खींचे जाते हैं। और वो वॉइड जवाब नहीं देता, वो और सवाल पैदा करता है। आप खुद को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार एक डीपर कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस खुद अपने वेट के नीचे डूबने लगी हो। कुछ लोग इस वॉइड से भागने की कोशिश करते हैं। रिलीजन, एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप्स,
डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन फिर भी वो खालीपन कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। वो कभी ड्रीम्स में आता है, कभी देर रात की सोच में, और कभी अकेलेपन के उन पलों में जब सब कुछ शांत हो जाता है। और तब समझ आता है कि शायद ये वॉइड हमसे अलग नहीं है, बल्कि हम ही उस वॉइड का हिस्सा हैं, या शायद वो वॉइड हम ही हैं। अब सोचिए, अगर वॉइड ही अल्टीमेट रियलिटी है और हम बस उसके अंदर के टेम्पररी एकोज हैं, तो क्या हमारे सारे इमोशंस, होप्स और स्ट्रगल्स बस उस शून्यता के अंदर शॉर्ट लिव्ड स्पार्क्स हैं? क्या हम सब बस एक ब्रीफ फ्लिकर हैं जो उस इटर्नल एम्प्टीनेस में पैदा होता है और फिर उसी में खो जाता है? ये थॉट दर्दनाक है, लेकिन स्ट्रेंजली फ्रीइंग भी, क्योंकि अगर कुछ भी स्थायी नहीं है तो शायद हमारा पेन भी नहीं है। आखिर में द वॉइड स्टेयर्स बैक सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये एक मौका भी है खुद को उस खालीपन में देखने का, उससे भागने की बजाय उसका सामना करने का, क्योंकि उसी वॉइड में शायद सबसे बड़ा ट्रूथ छुपा है। वो बताता है कि जो कुछ भी है वो मोमेंटरी है, और जब आप उस वॉइड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप लाइफ की छोटी छोटी चीजों को और भी डीपली अप्रिशिएट करने लगते हैं। शायद वही वॉइड जिससे हम डरते हैं असल में हमें जागने के लिए ही देख रहा है। 21 थिंकिंग इज लिसनिंग। कभी आपने सोचा है कि जो आप सोचते हैं वो आप सोचते हैं, या कोई और सोच रहा है और आप बस सुन रहे हैं? ये सुनने में अजीब लगता है, पर जरा रुकिए। जब आपके मन में कोई विचार आता है, क्या आपने उसे कॉन्शियस चुना था? नहीं ना, वो बस आया। तो क्या सोच असल में एक एक्टिव प्रोसेस है, या ये एक सिग्नल है जो कहीं और से आ रहा है और आप बस उसे सुन पा रहे हैं? सोचो, जब आप अकेले होते हैं और आपके अंदर थॉट्स की आवाजें चलती रहती हैं, क्या वो आपकी अपनी हैं, या वो समाज, पेरेंट्स, स्कूल, इंटरनेट और दूसरों की कही बातों का इको है? क्या हम सच में सोचते हैं या बस रिपीट करते हैं जो हमने सुना है? अगर ये सच है तो इसका मतलब है सोच असल में सुनना है, एक ऐसा सुनना जहां सोर्स दिखता नहीं लेकिन असर जबरदस्त होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं या खुद से दूर होकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, तब एक अजीब चीज होती है। आपको लगता है जैसे कोई चैटर चल रही है। उस चैटर में कभी गिल्ट होता है, कभी प्लानिंग, कभी रिग्रेट और कभी फैंटेसीज। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप वो थॉट्स नहीं हैं, आप तो बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप ही वो थॉट्स नहीं हैं, फिर आप कौन हैं? शायद आप वो लिसनर हैं जो हर पल उन्हें सुन रहा है। इस बात को समझना अनसेटलिंग हो सकता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी यही मानते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन अगर सोच सुनना है तो मैं कौन है? क्या आपकी आइडेंटिटी सिर्फ उन थॉट्स पर बेस्ड है जिन्हें आपने सुना है? और अगर वो थॉट्स बदलते रहते हैं तो क्या आपकी आइडेंटिटी भी कॉन्स्टेंटली बदल रही है, एक बहती नदी की तरह जिसका कोई स्थायी रूप नहीं? लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में एक डीप लिबरेशन भी छुपा है। अगर आप अपनी थॉट्स को सिर्फ सुनने वाले हैं तो आप उनके गुलाम नहीं हैं, आप उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं, यह थॉट आया है पर मैं इसे मानने वाला नहीं। इसका मतलब है कि आप खुद को चूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज, अपनी अवेयरनेस से। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर से शांत बनाती है, अवेयर बनाती है। सोचना सुनना है एक पैराडॉक्स है जो हमें हमारी ही माइंड से बाहर देखने के लिए मजबूर करता है। यह दिखाता है कि साइलेंस में भी एक अवेयरनेस होती है, और वो अवेयरनेस ही आपकी असली पहचान हो सकती है। और जब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो सोच का शोर थोड़ा कम हो जाता है, और उस साइलेंस में आप खुद को पहली बार साफ साफ सुन पाते हैं। 22 You're the story। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो असल में एक कहानी है, और आप बस उस कहानी के किरदार हैं? हर सुबह उठना, वो सेम रूटीन, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस, आपके गोल्स, आपकी परेशानियां, ये सब किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको ये भी नहीं पता कि इस कहानी को लिख कौन रहा है। अब जरा सोचिए, जब आप कुछ अचीव करते हैं या कोई फेलियर झेलते हैं तो आप अपने मन में क्या कहते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल बताता है कि आप अपने अनुभवों को लीनियर और लॉजिकल मानते हैं, जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हों। पर अगर आप कहानी के किरदार हैं तो नैरेटर कौन है? और अगर आप ही नैरेटर हैं तो क्या आपने सच में सब कॉन्शियस चुना है? हमारा दिमाग पैटर्न्स को पहचानना चाहता है, इसीलिए हम हर चीज को एक नैरेटिव में बदल देते हैं। कुछ बुरा होता है तो हम उसे ट्विस्ट कहते हैं, कुछ अच्छा होता है तो वो रिवॉर्ड लगता है।
ये स्टोरी टेलिंग मैकेनिज्म हमें कंफर्ट देता है, लेकिन कभी कभी ये इल्यूजन भी बन जाता है, क्योंकि असल जिंदगी में कहानी का कोई तय एंड नहीं होता। वो बस चलती रहती है, अनप्रिडिक्टेबल और मैसी। एक और अजीब चीज है, हम अपनी स्टोरी को दूसरों की नजरों से जज करते हैं। क्या मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है? क्या मैं हीरो हूं या साइड कैरेक्टर? और कई बार सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि किसी और की कहानी ज्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन ये कंपैरिजन इल्यूजन है, क्योंकि आप उनके स्टोरी का सिर्फ हाईलाइट देख रहे हैं, पूरी किताब नहीं। जब आप समझते हैं कि आप एक स्टोरी हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस करते हैं। इस कहानी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। आप चाहें तो इसे ट्रेजेडी बना सकते हैं, या चाहें तो रिडेम्पशन आर्क शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कहानी में कुछ चैप्टर्स बोरिंग होते हैं, कुछ पेनफुल और कुछ कंप्लीटली रैंडम, पर ये सब मिलकर ही पूरी किताब बनाते हैं। आप कहानी हैं, लेकिन आप स्टोरी टेलर भी बन सकते हैं, अगर आप जागरूक हो जाएं। और जब आप इस पर्सपेक्टिव से खुद को देखने लगते हैं, तो अचानक हर मोमेंट मीनिंगफुल लगने लगता है। हर सीन, हर किरदार, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी कहानी को शेप दे रहा है। तो अपनी कहानी को कॉन्शियसली जीना शुरू कीजिए, क्योंकि कोई और वर्जन इस दुनिया में नहीं दोहराया जाएगा। 23 टाइम इज एन इल्यूजन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समय बहुत तेज भाग रहा है, या फिर कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते? ये सब सिर्फ आपका अनुभव नहीं है। बहुत से दार्शनिक और वैज्ञानिक मानते हैं कि समय जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं। समय जैसा हम उसे घड़ी में देखते हैं या कैलेंडर में गिनते हैं, वो बस एक ह्यूमन मेड कंसेप्ट है, जिसे हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। अब सोचिए, आपके लिए 1 घंटा बोरिंग लेक्चर में कैसे बीतता है, और वही 1 घंटा किसी पसंदीदा दोस्त के साथ कैसे उड़ जाता है। क्या ये सच में वही 60 मिनट हैं, या फिर ये हमारे माइंड की परसेप्शन है जो समय को आकार देती है? आइंस्टाइन की थ्योरी भी कहती है कि समय एब्सोल्यूट नहीं है। वो बेंड होता है, स्ट्रेच होता है, और अलग अलग सिचुएशंस में अलग बिहेव करता है। भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, ये तीनों डिवीजन भी हमारे माइंड की क्रिएशन है, क्योंकि साइंटिफिकली सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है। लेकिन हम एक लीनियर टाइमलाइन में सोचते हैं, जैसे एक फिल्म की रील जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर असल में शायद वो सारी रील्स पहले से ही मौजूद हैं, और हम बस एक फ्रेम पर फोकस कर पा रहे हैं। जब आप कोई पुरानी याद को महसूस करते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक थॉट है, या फिर एक ऑल्टरनेट रियलिटी का ग्लिम्स? और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो इमेजिनेशन है, या फिर वो भी कहीं पहले से लिखा हुआ है? ये सवाल सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं है, ये आपके पूरे रियलिटी को हिला सकते हैं। समय को एक इल्यूजन मानने का मतलब ये नहीं कि आपकी डेडलाइंस या आपकी उम्र मायने नहीं रखती। इसका मतलब ये है कि शायद हमें अपनी लाइफ को डिफरेंटली परसीव करना चाहिए। हर पल जो अभी गुजर रहा है, वो हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन अगर समय इल्यूजन है, तो शायद हर वो पल कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा भी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि समय निकलता जा रहा है, या अब देर हो गई है, तो एक बार ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई देर हो रही है, या बस आपकी परसेप्शन आपको ऐसा महसूस करा रही है? क्या आपने कभी समय को कॉन्शियस महसूस किया है, या बस उसकी टिकिंग के पीछे भागते रहे हैं? शायद जब आप वक्त को इल्यूजन की तरह देखेंगे, तो हर पल की गहराई को पहले से ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे।